हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर जो होता है रैशनल होता है, जिसका मेन मोटिव है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। देन टू अप्रोचेस हैं कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स के, यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जाती है। अजम्पशंस क्या है इसकी, रैशनल, जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है। कार्डिनल यूटिलिटी है, यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जाती है। कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी प्रिवेल करती है। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें कहाँ इस्टेब्लिश होता है, सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स। देन मोर कॉमोडिटी केस में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टैब्लिश होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। देन रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। टोटल यूटिलिटी क्या है कि जितना आपने किसी चीज़ को कंज्यूम किया है उसका सम टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि आपको अगर आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो टी यू हमारी अगर मैक्सिमम है तो हमारा एम यू 0 है। अगर एम यू हमारा पॉजिटिव है तो टी यू है जो इंक्रीज कर रही है। अगर टी यू डिक्रीज कर रही है तो एम यू हमारा नेगेटिव है। तो ये इनका रिलेशन है। जब टी यू मैक्सिमम होगा एम यू 0 होगी, जब टी यू इंक्रीज कर रहा होगा एम यू हमारी पॉजिटिव होगी, जब टी यू हमारा डिक्लाइन कर रहा होगा तो एम यू हमारी नेगेटिव होगी। तो ये था हमारा कार्डिनल अप्रोच का। देन ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा क्या है कि हम ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक देते हैं किसी कॉमोडिटी को। हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते कॉमोडिटी की यूटिलिटी को, हम रैंकिंग देते हैं कि ये मेरे लिए प्रेफर्ड है, ये लेस प्रेफर्ड है। तो इसके रिगार्डिंग है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट शोज द इक्वल यूटिलिटी लेवल टू द कंज्यूमर। अजम्पशंस कौन कौन सी है इसकी, रैशनल, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या है कि आप y को, एडिशनल y को गेन करने के लिए x का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारा शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स हम y को गेन करने के लिए और x को गेन करने के लिए y का कितना हमारा जो सेक्रीफाइस है वो कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कितना कर रहे हैं। तो विद द टाइम ये डिक्लाइन होता रहता है। इसीलिए हमारी जो आईसी कर्व है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स शो करती है और डिमिनिश करती है, दैट इज नेगेटिव स्लोप होती है कॉन्वेक्स टू रीजन। देन फोर्थ हमारी जो इसमें अजम्पशन है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी। कंसिस्टेंसी क्या है कि अगर एक सिचुएशन में हमने ए को प्रेफर किया है बी से, तो किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बी को प्रेफर करें ए से। तो ट्रांसिटिविटी क्या है, 3 कॉमोडिटी केस में अगर ए को हम प्रेफर कर रहे हैं बी से, बी को सी से, तो हम ए को सी से प्रेफर करेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है इस कंडीशन में, आईसी इज टेंजर टू बजट लाइन एंड वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। इंडिफरेंस मैप क्या है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट आईसी कर्व्स। बजट लाइन क्या है कि कितना हम 2 कॉमोडिटी को परचेज कर सकते हैं गिवन द प्राइसेस एंड द मॉनेटरी इनकम यू हैव। देन स्लोप ऑफ आईसी कर्व क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, दोनों प्राइसेस की रेशियो, दोनों गुड्स के प्राइसेस की रेशियो, दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। तो आईसी में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और एम आर एक्स को हम, एक्स वाई को हम एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। देन इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर एस्टैब्लिश होगा, जब जहाँ पर हमारी जो आईसी कर्व है वो टेंजेंट होगी हमारी कर्व्स को, बजट लाइन के टेंजेंट होगी। देन हमारा इन केस, ये तो हमारा जो हमारी गुड्स होती हैं ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर हमारा केस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का तो जो हमारी आईसी कर्व होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कॉर्नर सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको मोनोमानिया भी कहा जाता है कॉर्नर सॉल्यूशंस को।
इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आईसी हमारी राइट एंगल होगी और इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो राइट एंगल पर डिटरमाइन होगा। नोट, इसमें नोट क्या करने की जरूरत है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है आईसी में। नेसेसरी कंडीशन है हमारी MRS है जो हमारा XY का इक्वल्स PX अपॉन PY, मीन्स हमारी आईसी कर्व की स्लोप है जो बजट लाइन की इक्वल होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। देन सफिशिएंट कंडीशन क्या है, आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन। तो इन अप्रोच, आईसी अप्रोच में लॉ ऑफ डिमांड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्लस्ट की इक्वेशन के थ्रू। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या शो करता है, प्राइस इफेक्ट क्या है, तो इसको हम जो स्लस्ट की है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ऑलवेज नेगेटिव होता है चाहे कोई भी गुड हो हमारी, बट जो इनकम इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा नॉर्मल गुड्स के केस में, पॉजिटिव होगा इंफीरियर एंड गिवन गुड्स के केस में। गिवन गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्यों फेल करता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो नेगेटिव होता है वो लेस पावरफुल होता है इनकम इफेक्ट जो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव इम्पैक्ट। इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल करता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस सैमुअल्सन ने दिया 1938 में। इसके अजम्पशंस क्या हैं, रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, मींस ए को हम बी से प्रेफर करें तो बी को ए से कभी नहीं करेंगे। ट्रांसिटिविटी सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द आईसी सिचुएशन। देन रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम क्या कहता है हमारा कि अगर कोई चीज हम डिमांड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम दूसरों कॉम्बिनेशन से कंपेयर करके आए हैं उस कॉम्बिनेशन को। अगर आपने कोई एक्स गुड ली है तो उस एक्स गुड को आपने कंपेयर किया है बाकी गुड्स के मुकाबले, इसलिए उसको आपने प्रेफर किया है। तो हम डिमांड से प्रेफरेंस की तरफ जाते हैं। आईसी में प्रेफरेंस पहले आती है, डिमांड बाद में आती है, यहाँ डिमांड पहले आती है, प्रेफरेंस बाद में आती है। देन डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ए भी हमारी बजट लाइन है। देन हमने के कोई क्वांटिटी डिमांड की है, एक के क्वांटिटी हमने ले ली है। जो हमारा के से ऊपर वाले बजट लाइन के ऊपर ऊपर वाले हैं वो तो हो गए हमारे मोस्ट प्रेफर्ड, जिसको हम खरीद नहीं सकते, अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं पर खरीद नहीं सकते। जो बजट लाइन के इंटीरियर हैं वो इन्फीरियर हैं कि उनकी यूटिलिटी लेवल थोड़ी कम है, इसीलिए हम उनको खरीद नहीं रहे। तो के हमने बजट लाइन पर है जो वो चूज किया। तो हमारी आईसी कर्व इस इंफीरियर और मोर सुपीरियर के बीच में लाई करेगी, दैट इज सीसी कर्व। तो यहाँ हमने डिमांड से आईसी कर्व को ड्राइव किया है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट आता है। 3 टाइप की इलास्टिसिटी है डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि प्राइस के चेंज होने से प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टी टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। इसमें 2 टाइप्स के मेथड हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी हम कब यूज करते हैं, जब हमारा स्मॉल चेंज हो प्राइस में। आर्क इलास्टिसिटी कब यूज करते हैं, जब हमारा प्राइस में जो चेंज है वो बहुत ज्यादा हो। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करती है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू वेरी स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इसको मैयर हम कैसे, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं हम प्राइस की। देन इसको हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू जब समझेंगे तो साइड में डायग्राम है, उसमें शो किया गया कि अगर हम वर्टिकल एक्सेस पर लाई करते हैं तो हमारी इन्फिनिटी होगी प्राइस इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हैं तो हम 0 प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड कर्व इस केस में वर्टिकल लाइन होगी। ईपी इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड कर्व जैसे हमारी नॉर्मल डिमांड कर्व होती है वैसी होगी। ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक है। तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो
जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगी। आर्क इलास्टिसिटी में हम एवरेज मेजर करते हैं, एवरेज इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, एवरेज इलास्टिसिटी, दैट इज चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू एवरेज ऑफ प्राइस चेंज एंड एवरेज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम मेजर करते हैं यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी में। डायग्राम में A to B हमारा प्राइस चेंज हुआ तो P1 प्लस P2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो ये हमारी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो इसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू मेजर करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन यूनिटी होगी हमारी इनकम इलास्टिसिटी, नेसेसिटी गुड्स के केस में लेस देन यूनिटी होगी हमारी इनकम इलास्टिसिटी। एंजल्स लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो परसेंटेज शेयर है जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स का वो डिक्लाइन करता है, दैट इज एंजल्स लॉ। देन थर्ड है हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं कि गुड X की क्वांटिटी लेते हैं और गुड Y का हम प्राइस लेते हैं, दैट इज हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है हमारा, टेक्निकल रिलेशन शो करता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका फंक्शनल फॉर्म क्या होगा, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। L मीन्स लेबर एंड K मीन्स कैपिटल। प्रोडक्शन फंक्शन की कर्व है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसकी स्लोप है जो मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू additional unit of labor employed or the capital employed or the any factor employed, that is change in Q upon change in L, change in output due to additional unit of labor। शॉर्ट रन में क्या होता है हमारा, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो करता है। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारी एमपी इंक्रीज करेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, जो हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। जैसे हमारा एमपी डिक्लाइन करेगा, टीपी इंक्रीज करेगा बट फॉर डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करेगा। जैसे ही हमारा जीरो हो जाएगा, हमारा टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, तो एमपी नेगेटिव में चला जाएगा तो टीपी डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि अगर मोर एंड मोर यूनिट हम ऐड करते रहते हैं किसी एक फैक्टर की, या दूसरे फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा, देन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा, इवेंचुअली वो स्टार्ट करेगा फॉल करना। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी का क्या रिलेशन है। एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी मीन्स एडिशनल change in the output due to one more unit of input employed। इसमें रिलेशनशिप क्या है कि जैसे हमारा एमपी है वो इंक्रीज कर रहा है एंड ज़्यादा है हमारे एपी कर्व से, तो एपी भी इंक्रीज कर रहा है। एमपी है जो कट करेगा एपी कर्व को इसके मैक्सिमम पॉइंट पर। जैसे एमपी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा और एपी से कम होगा तो एपी भी डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव अ पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम। अगर हमारा एमपी एपी से ज़्यादा है इस एरिया में तो एपी राइज करेगा। एमपी हमारा एपी से कम है तो एपी फॉल करेगा। एमपी अटेन मैक्सिमम पॉइंट बिफोर दी एपी कर्व। देन लॉन्ग रन में बोथ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और सभी फैक्टर्स वेरी करते हैं। देन आइसोकॉन्ट हमारी क्या होती है, आइसोकॉन्ट, आइसो मीन्स इक्वल, क्वांटिटी मीन्स क्वांट मीन्स आउटपुट। तो आइसोकॉन्ट क्या है, कर्व शोइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। टाइप्स क्या है इसकी, लीनियर आइसोकॉन्ट कैसी होगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के K एंड L को हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसमें आइसोकॉन्ट
स्ट्रेट लाइन होगी। इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट क्या हो गया कि इसमें स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये कर्व होगी। इसमें जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है हमारी कैपिटल एंड लेबर की, इसको लियोन्टिफ आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है। देन किंग्ड आइसोकॉन्ट है हमारी, इसमें लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है के एंड एल की, इसको एक्टिविटी एनालिसिस आइसोकॉन्ट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट भी कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहाँ पर पॉसिबल है, जहां पर हमारे किंग्स होते हैं। देन फोर्थ है हमारा स्मूथ एंड कन्वेक्स आइसोकॉन्ट, जो कि मोर रैशनल है। इसमें कंटिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है बिटवीन के एंड एल। इसमें कर्व कन्वेक्स टू रीजन होती है। देन स्लोप क्या है हमारी आइसोकॉन्ट की, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो क्या शो करता है कि हम वन एडिशनल लेबर का एम्प्लॉय करने के लिए कितनी कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर दिस प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देन इसको हम कैसे फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L डिवाइडेड बाय चेंज इन Q अपॉन चेंज इन कैपिटल, दैट इज MPL अपॉन MPK। तो हमारा एक कंसेप्ट आता है रिज लाइंस। रिज लाइंस क्या होती है कि ये वो लाइंस होती हैं जिन पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जीरो होता है। तो अपर रिज लाइन जो हमारे डायग्राम में दिख रही है उसमें क्या है, जो कैपिटल क्या है रिज लाइन, लोअर रिज लाइन है, उसमें लेबर का MPL जीरो है और अपर रिज लाइन में कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। देन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में प्रिवेल करता है ये लॉ। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है कि अगर हमारे आउटपुट में उतना ही चेंज आए जितना हमने इनपुट्स में चेंज किया है। अगर हम इनपुट 2x से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में भी 2x से इंक्रीज आए। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है कि अगर हम इनपुट 2x से इंक्रीज कर रहे हैं बट हमारा आउटपुट 1x से इंक्रीज हो रहा है, तो कम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होगा, इनपुट हम कम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइंस। प्रोडक्ट लाइंस में हमारा क्या है, शो करती है मूवमेंट फ्रॉम वन आइसोकॉन्ट टू अनदर आइसोकॉन्ट एज देयर इज चेंज इन फैक्टर्स और सिंगल फैक्टर। जैसे जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं तो हम वन आइसोकॉन्ट से सेकंड पर थर्ड पर शिफ्ट करते हैं, तो जो लाइन मैच करती है उनको, दैट इज अ प्रोडक्ट लाइन। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, हमारा सिंगल लेबर चेंज हो रहा है, इसलिए हमारी प्रोडक्ट लाइन है जो वो हॉरिजॉन्टल है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड में क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट लाइंस में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कंसीडर नहीं करते, ओनली हम इनपुट जो कंसीडर करते हैं KL एंड रेशो कंसीडर करते हैं, नॉट द प्राइसेस। इसमें क्या है हमारा प्रोडक्ट लाइंस में K एंड L रेशो अलोंग दिस आइसोकॉन्ट इज सेम, अलोंग दिस आइसोकॉन्ट इज सेम। इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है बट अलोंग दिस लाइन KL रेशो सेम रहती है। देन थर्ड डायग्राम में क्या है हमारा कि इस लाइन के दौरान भी हमारी जो KL रेशो है वो चेंज होती रहती है और बिटवीन द लाइंस भी चेंज होती रहती है स्लोप। तो प्रोडक्ट लाइंस हमारी क्या शो करती हैं, K एंड L रेशो शो करती हैं एज वी शिफ्ट फ्रॉम वन आइसोकॉन्ट टू अनदर। देन आइसोकॉस्ट लाइंस क्या है, लोकस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स द फर्म कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ। कि आइसोकॉस्ट लाइंस हमारी क्या शो करती हैं कि मॉनेटरी जो बजट है आपका सेम है, मॉनेटरी आउटले सेम है, तो आप कितने परचेज कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम एज द बजट लाइन। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, द स्लोप इज W अपॉन R। देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारी क्या है, कैपिटल डीपनिंग भी हो सकती है। कैपिटल डीपनिंग में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करेगा ज़्यादा तेजी से, किससे ज़्यादा इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। लेबर डीपनिंग में क्या है कि लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट
ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। न्यूट्रल में क्या है, दोनों के मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रेट पर इंक्रीज करेंगे। देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स W अपॉन R। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, आइसोकॉन्ट इज कन्वेक्स टू रीजन, तो यहां पर हमारा ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। देन एक्सपेंशन पाथ, एक्सपेंशन पाथ एंड प्रोडक्ट लाइन में क्या डिफरेंस है कि एक्सपेंशन पाथ में हम प्राइसेस को कंसीडर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, बट प्रोडक्ट लाइन में हम वो कंसीडर नहीं करते। देन आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती है, आइसो मीन्स इक्वल रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स P into Q, locus of points of various combinations of quantities of Y and X. Y and X is output whose sale yields the same revenue to the firm, कि X and Y के वो कॉम्बिनेशन जिनको सेल करके इक्वल रेवेन्यू आता है फर्म को। इसकी स्लोप क्या है, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ बोथ दी गुड्स, दैट इज PX अपॉन PY। तो हमारी दिस इज द रेवेन्यू, आइसो रेवेन्यू लाइन। इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, ये मल्टी प्रोडक्ट फर्म, मल्टी प्रोडक्ट केस में है। ऊपर वाला आइसोकॉन्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट था, ये मल्टी प्रोडक्ट है। इसमें क्या है कि दैट इज PPC, स्लोप ऑफ PPC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू, दैट इज DY अपॉन DX इज इक्वल टू MPL in case of Y, MPL in case of X equal to MPK in case of Y, MPK in case of X equals PX upon PY। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या शो करती है, कॉस्ट फंक्शन हमारे ड्राइव्ड फंक्शंस होते हैं। किन से ड्राइव किए जाते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से, कि जितनी हम आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जितने हम इनपुट्स लगाते हैं उतनी ही हमारी कॉस्ट होगी, तो दैट इज ड्राइव्ड फंक्शंस। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है कि उस पीरियड के दौरान कॉस्ट जो जिस पीरियड के दौरान कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है कि उस दौरान, उस पीरियड के दौरान कॉस्ट जिस पीरियड में हमारे ऑल द फैक्टर्स वेरिएबल हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट को प्लान्ड कॉस्ट भी कहा जाता है और एक्स एंटे कॉस्ट भी कहा जाता है। नोट करने में क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं कि इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज जो फर्म्स के अपने एक्शंस के कारण अचीव होती हैं, अपने एक्शंस के कारण हैपन होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जो आउटसाइड द फर्म अगर फैक्टर्स हैं तो उनसे जो जनरेट होती हैं वो होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देन ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या है, TC इक्वल टू TFC अपॉन प्लस TVC, कि हमारी जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो क्या है, TC टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, क्यों, क्योंकि इसमें TFC भी इंक्लूडेड होती है। बट जो हमारी TVC कर्व है वो स्टार्ट्स फ्रॉम द रीजन दैट इज शोन ऑन द टेबल। तो हमारी TFC कर्व है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस, दैट इज एक्स। AFC is a rectangular hyperbola that is shown in the diagram, that is always goes on declining. ABC is TVC upon X, it is U shape and shown in the figure here. AC curve हमारी की है TFC plus TVC divided by X, TC upon X, that is इसमें क्या इंक्लूड होता है, AFC प्लस ABC। इट इज ऑल्सो यू शेप। यू शेप का मतलब क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रिवेल कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट हमारी कैसे कैलकुलेट होती है, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। इट इज अ स्लोप ऑफ TC। मार्जिनल कॉस्ट हमारी स्लोप है टोटल कॉस्ट कर्व की, ये भी यू शेप होती है। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड ABC, AC एंड ABC में क्या रिलेशन है कि बोथ यू शेप हैं क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रिवेल करता है। मिनिमम पॉइंट है जो AC कर्व का वो राइट होता है
ABC कर्व के। ABC कर्व का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है बट AC कर्व का बाद में आता है, तो राइट होता है ABC कर्व के। AFC क्यों होता है, क्योंकि AFC इंक्लूडेड होती है AC कर्व में। देन रिलेशनशिप बिटवीन द MC एंड ATC कि एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में हमारा क्या रिलेशन है। मार्जिनल कॉस्ट है कट करती है AC एंड ABC को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट दैट इज शोन इन द फिगर। व्हेन marginal cost is less than average cost, AC is falling. When marginal cost is greater than average cost, AC is rising. लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, एनवेल्प कर्व भी कहा जाता है इसको। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ड्राइव किया जाता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, इसीलिए इनको कहा जाता है एनवेल्प कर्व। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, पहले हमने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट किया, अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट करेंगे। 1939 में जॉर्ज एस स्टिगलर ने कहा कि जो हमारी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फ्लैट स्ट्रेच होती है और सॉसर शेप होती है। क्यों होती है, क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी होती है हमारे फर्म में कि अगर स्मॉल चेंजेस आते हैं डिमांड में तो वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी होती है। देन फ्लैट एरिया शोज द रिजर्व कैपेसिटी। लॉन्ग रन जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कभी भी अप टर्न नहीं करती और वो एल शेप होती है, या वो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो एल शेप कर्व होती है कि विद द टाइम वो पहले डिक्लाइन करती है, देन रिजर्व कैपेसिटी में वो क्या हो जाती है, फ्लैट स्ट्रेच करती है, इसलिए वो एल शेप होती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यही करती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले AC के नीचे होती है, देन कोलैब कर जाती है हमारे AC कर्व से, तो इसको स्केल कर्व भी कहा गया है, LRAC। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को स्केल कर्व भी कहा जाता है। देन कंसेप्ट आता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें दो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, रियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड पिक्यूनरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि रिडक्शन इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, कि हम इनपुट्स कम से कम यूज करने लग जाते हैं, दैट इज रिडक्शन फिजिकल क्वांटिटी में जब चेंज आता है, दैट इज रियल इकोनॉमीज। पिक्यूनरी इकोनॉमीज जब मॉनेटरी टर्म्स में चेंज आता है तो दैट इज पिक्यूनरी इकोनॉमीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।